जब से इस बात की अनाउंसमेंट हुई है कि हमारी गाड़ियों में E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डाला जा रहा है, यानी कि जब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाने लगा है, तब से कार बायर्स के बीच में भयंकर हाहाकार मचा पड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर कार फोरम्स तक हर जगह पर व्हीकल्स ओनर फ्यूल की वजह से घटने वाली माइलेज और खराब होते हुए कंपोनेंट्स की चर्चा कर रहे हैं और सरकार का इस बात को लेकर कंडेम कर रहे हैं। लेकिन ये पेट्रोल में मिले एथेनॉल की आग अभी बुझी नहीं थी कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली एक ऐसी बात बोल दी कि पेट्रोल गाड़ी चलाने वालों के बाद अब डीजल व्हीकल चलाने वालों की धड़कनें तेज हो गई हैं। दरअसल गडकरी जी ने रिसेंटली एक इवेंट पर बोला है कि इंडिया में मिलने वाली डीजल में फ्यूचर में चलकर आइसोब्यूटानॉल की ब्लेंडिंग करी जा सकती है। इसके अलावा ऑटो कार प्रोफेशनल के एक आर्टिकल के हिसाब से गडकरी जी ने डीजल में 10% तक आइसोब्यूटानॉल मिलाने की बातें करी हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि इस डेट तक या फिर इस साल तक हम 10% ब्लेंडिंग करना चालू कर देंगे, क्योंकि अभी ये बहुत इनिशियल टेस्टिंग स्टेज पर है और इसीलिए रिसर्च होने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद जब कैबिनेट में इसे मान्यता मिलेगी, तब इस फ्यूल की इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसा कुछ गडकरी जी का कहना है और वो फिलहाल में इस फ्यूल की पॉसिबिलिटीज को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और फार्म व्हीकल वगैरह के अंदर देख रहे हैं, ऐसा भी इस आर्टिकल के अंदर लिखा था। नाउ इवन दो 10% आइसोब्यूटानॉल की ब्लेंडिंग का फिलहाल कोई टारगेट सेट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात करना जरूरी है और इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। पहला तो ये कि सरकार अल्कोहल बेस्ड फ्यूल्स को रेगुलर पेट्रोल और डीजल में ब्लेंड करने के लिए काफी जल्दी में दिखाई देती है। जैसे कि पेट्रोल के लिए E20 का टारगेट 5 साल पहले ही अचीव कर लिया गया है, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी दिखाई देती है। और दूसरा रीजन ये है कि जो कन्वेंशनल बायोफ्यूल ब्लेंडिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने में नहीं आ रही है इंजन वगैरह के अंदर, और इसीलिए उसको पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट भी किया जा रहा है। लेकिन आइसोब्यूटानॉल ब्लेंडेड फ्यूल के अंदर इनिशियल टेस्टिंग्स के अंदर काफी तरीके की दिक्कतें दिखाई दी हैं, जो कि इंजन के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं। तो इन्हीं वजहों के चलते हमें इन दो टाइप की ब्लेंडिंग्स पे फर्क जानने की जरूरत है और ये भी समझने की जरूरत है कि अगर आइसोब्यूटानॉल से नुकसान होने की संभावनाएं हैं तो फिर गडकरी जी इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं। हमारा चैनल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताने वाले सबसे पहले चैनल्स में से एक है और आज जिन सब मुद्दों पर बातें हो रही हैं, जो पॉइंट्स आपको गिनाए जा रहे हैं, वो हमने 1 साल पहले ही बता दिए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम इस मुद्दे को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और हमें डीजल ब्लेंडिंग की बात भी आज ही करनी चाहिए जब इसकी चर्चा चालू हुई है। और अगर आप भी इससे एग्री करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से 30% लोग ही सब्सक्राइब हैं। पूरी दुनिया में जितने भी प्रोमिनेंट देश हैं, जितने भी बड़े देश हैं, वो सब अपने देश में चलने वाली गाड़ियों की वजह से होने वाले कच्चे तेल की खपत को कम करना चाहते हैं और इसी के चलते देशों ने अपने अपने ब्लेंडिंग टारगेट्स भी सेट कर रखे हैं, यानी कि इतने टाइम पीरियड में हम अपने पेट्रोल और डीजल वगैरह में इतने परसेंटेज ऑफ ब्लेंडिंग करेंगे ताकि फ्यूल इंपोर्ट्स को कम किया जा सके। और इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही टारगेट सेट किया था, सिर्फ पेट्रोल के लिए नहीं बल्कि डीजल के लिए भी। डीजल को लेकर हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है 5% का, यानी कि हमारी गवर्नमेंट 2030 तक फ्यूल पंप्स में बिकने वाले डीजल में 5% बायोडीजल मिलाना चाहती है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर आइसोब्यूटानॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अभी रिसेंटली गडकरी जी ने बात करी है। इंस्टेड यहाँ पर मैं कन्वेंशनल बायोडीजल की बात कर रहा हूँ, जो कि एक अलग तरीके का ब्लेंड है जो ज्यादातर देश करते हैं और इंडिया भी, क्योंकि ये प्रूवन है और इससे गाड़ियों के अंदर कोई ज्यादा खासी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर इसके रिलेशन में इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के फ्यूल पंप्स में अभी सिर्फ 0.5 से लेकर 0.6% तक का बायोडीजल मिल रहा है, जो कन्वेंशनल वाला होता है। यानी कि जो हमारा 2030 का 5% वाला ब्लेंडेड डीजल वाला टारगेट है, उससे हम बहुत ज्यादा पीछे दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल की गडकरी जी की स्पीच से लगता है कि वो डीजल ब्लेंडिंग को बहुत ज्यादा स्पीड अप करना चाहते हैं, लेकिन आइसोब्यूटानॉल के साथ। और मेरा मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो ऐसा बहुत जल्द कर भी पाएंगे, क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला है। 2003 में जब एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तब 5% का टारगेट सेट किया गया था और 2006 में इसे पूरे देश में मैंडेटरी कर दिया गया था। एंड 2009 में बायोफ्यूल पॉलिसी को और भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया था ताकि 2017 तक 20% ब्लेंडिंग को अचीव किया जा सके। लेकिन 2014 तक भी सिर्फ 1.53% ब्लेंडिंग को ही अचीव किया जा सका था। और क्योंकि देश अपने टारगेट से बहुत ज्यादा पीछे दिखाई दे रहा था, इसीलिए 2018 में एक और नई बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई गई, जिसके चलते 2030 तक 20% ब्लेंडिंग को अचीव करने की बातें करी गई थी। लेकिन सरकार ने इस ब्लेंडिंग टारगेट को इतना ज्यादा प्रीपोन कर दिया कि 2025 में ही हमारा ये टारगेट अचीव हो गया, यानी कि 5 साल पहले ही, जिससे भारत में पेट्रोल व्हीकल चलाने वाले लोगों के बीच में नाराजगी देखी जा रही है। अब E20 के इतने अर्ली लॉन्च से लोग भले ही नाराज दिखाई दे रहे हों, लेकिन अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो और अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तो आप मेरी ये बात सुनकर खुश हो जाओगे। सोचो, आज के ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में अगर आपका खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो तो आप कितना स्केल कर पाओगे और कितना आगे जाओगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोलना यूजुअली एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है और इसीलिए अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं जिनसे आप अपनी खुद की ऑनलाइन शॉप सेटअप कर पाओगे और बहुत ही जल्द बेचना भी स्टार्ट कर दोगे, दैट टू फॉर फ्री। दरअसल ये सब आप कर सकते हो ओडू की ई-कॉमर्स ऐप से।
ओडो एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है जहां आप अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशन सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, जैसे कि CRM से कस्टमर्स मैनेज करना, सेल्स ट्रैकिंग एंड इनवॉइसिंग जैसे कई सारे टास्क। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली इनकी ई-कॉमर्स ऐप के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बस 4 सिंपल स्टेप्स में आपकी वेबसाइट का फ्रेमवर्क सेटअप हो जाएगा, जिसमें इनका AI पावर्ड कॉन्फ़िगरेटर आपकी हेल्प करेगा और वेबसाइट सेटअप होने के तुरंत बाद आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग यहाँ पर कर सकोगे। बस अपने प्रोडक्ट का नाम डालो, प्राइस डालो, ऐड द एडिट टेक्स्ट और अपने प्रोडक्ट की इमेजेस, और इतना करते ही आपका प्रोडक्ट पेज कस्टमाइज हो जाएगा। डिटेल्स में प्रोडक्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन, स्टार रेटिंग, डिफरेंट वेरिएंट जैसे कई चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हो। और प्रोडक्ट पेज सेटअप होने के बाद आप अपने प्रेफर्ड पेमेंट गेटवे के साथ लिंक करके अपना स्टोर लाइव कर सकते हो, यानी कि बहुत थोड़ी सी देर के अंदर आप अपना ऑनलाइन स्टोर तैयार कर सकते हो। वेबसाइट के लिए ओडो आपको कस्टम डोमेन भी देगा जो पहले साल के लिए फ्री होगा, और जो आप पहली ऐप यूज करोगे वो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री होगी। साथ ही साथ कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग सर्विस भी आपको फ्री में मिलेगी। और अगर आपको ओडो की पहली फ्री ऐप के बाद और ऐप्स की जरूरत पड़े तो आप इनका प्रीमियम ले सकते हो, जो कि सिर्फ 580 रुपए पर मंथ में मिल जाता है। तो अगर आपको भी अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोलना है देन प्लीज चेक आउट ओडो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। चलो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि बायोडीजल ब्लेंडिंग आखिरकार होती क्या है, और जो हमारे इंडिया के अंदर बायोफ्यूल डीजल ब्लेंडिंग होने वाली है वो कन्वेंशनल बायोडीजल से अलग क्यों है। तो जो वाइडली यूज होने वाला बायोडीजल है वो फेम बेस्ड होता है, यानी कि फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स बेस्ड। और ये फेम तब मिलता है जब वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल्स या फिर वेस्ट कुकिंग ऑयल वगैरह को ट्रांजिस्टरिफिकेशन नाम के एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। तब जो 2-3 बाय प्रोडक्ट्स में से एक बाय प्रोडक्ट निकल कर आता है वो फेम होता है, और ये जो फेम हमें मिलता है यही बायोडीजल का मेन कंपोनेंट होता है। और इसका जो सीटेन नंबर होता है वो डीजल से भी ज्यादा होता है। अब आप पूछोगे ये सीटेन नंबर क्या भला है भाई। एक्चुअली सीटेन नंबर कंप्रेशन इंजन जैसे कि डीजल इंजन वगैरह में फ्यूल की इग्निशन क्वालिटी को बताता है, और क्योंकि इसका सीटेन नंबर हाई होता है इसीलिए इसकी वजह से शॉर्टर इग्निशन डिले होते हैं और कंबशन भी कंप्लीट होता है। और इसीलिए इसका जो कार्बन इमिशन होता है वो रेगुलर डीजल से 60 से 90% तक कम होता है। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर भी बहुत कम निकलते हैं और सल्फर भी नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात, रेगुलर डीजल इंजन में भी फेम वाला बायोफ्यूल ठीक से काम करता है। ये डीजल इंजन के अंदर लुब्रिसिटी भी बढ़ाता है, जिससे इंजन के पार्ट्स में वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा कम होता है। पर हाँ, इसकी भी अपनी कुछ शॉर्टकमिंग्स है, जैसे कि लो टेम्परेचर पे ये वाला बायोडीजल जल्दी जम जाता है नॉर्मल डीजल के मुकाबले, जिससे कि स्टार्ट करने में दिक्कत आती है गाड़ी को। ये रबर सील्स और इंजन में प्लास्टिक वगैरह को भी थोड़ा बहुत खराब करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। देखो, बायोडीजल की ज्यादातर अच्छाइयों की वजह से और फॉर द फैक्ट कि आप फेम बेस्ड फ्यूल को बहुत सारे रिसोर्सेज से बना सकते हो, इन सब बातों की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों के अंदर बायोडीजल के लिए फेम को ही चूज किया जा रहा है। और दुनिया के बहुत सारे देश बड़ी जोर शोर से अपनी पॉलिसीज को तैयार कर रहे हैं फेम के अराउंड। जैसे कि ब्राजील में 2023 तक ही 12% ब्लेंडेड डीजल मिलने लगा था, और 2026 में ये 15% तक पहुंच जाएगा, और ये अपना बायोडीजल सोयाबीन से बना रहे हैं। मलेशिया में 10% तक ब्लेंडेड डीजल मिलने लगा है, और ये अपने बायोफ्यूल के लिए पाम ऑयल का यूज कर रहे हैं। थाईलैंड में 7, 10 और 20% तक का ब्लेंडेड फ्यूल अवेलेबल है, जो कि कस्टमर्स अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पर ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है, क्योंकि वहाँ पर 35% ब्लेंडेड बायोडीजल मिल रहा है, और ये लोग अपने बायोफ्यूल के लिए पाम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। एंड USA और यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी 10% तक जाने का टारगेट है, और इन्हें कुछ रीजन्स में ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ फेम बेस्ड बायोडीजल की ब्लेंडिंग अभी 1% से भी कम है, और इतना कम इसलिए क्योंकि हम इसे बनाने के लिए मेनली यूज्ड कुकिंग ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल का यूज़ करते हैं, और ऐसा हमें अपनी मैसिव आबादी की वजह से करना पड़ता है। मतलब इंडिया के अंदर इतना सीड ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं होता है कि हम हमारी आबादी की ज़रूरतें भी पूरी कर लें और डीजल फ्यूल के अंदर 10% ब्लेंडिंग भी कर ले। ऑल्सो इंडिया अपनी ज़रूरत का 60% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, और इसीलिए बायोडीजल बनाने के चक्कर में इंडिया अपनी फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। ऑल्सो इंडिया में 8 से 9 मिलियन मेट्रिक टन यूज्ड कुकिंग ऑयल जनरेट होता है हर साल, लेकिन इसका एक बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन कलेक्ट किया जा पाता है, सिर्फ 0.1 मिलियन मेट्रिक टन, ड्यू टू इनफेक्टिव कलेक्शन सिस्टम एंड रीयूज ऑफ कुकिंग ऑयल बाय स्ट्रीट वेंडर्स। हाँ, वही जो समोसे खाते हो ना आप काले तेल में तले हुए, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो यही वजह है जिसकी वजह से यूज्ड कुकिंग ऑयल की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। एंड क्योंकि हम इस तरीके से अपने बायोडीजल के टारगेट्स को मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद गडकरी जी ने आइसोब्यूटेनॉल से डीजल ब्लेंडिंग करने की बात करी है। लेकिन इसकी 10% ब्लेंडिंग कब होगी ये कहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल ये जो ब्लेंडिंग है ये अर्ली ट्रायल फेज में ही है, और अगर ये ट्रायल फेज सक्सेसफुल होता है तो इसका प्रपोजल कैबिनेट में जाएगा, जिसके बाद एक्चुअल पॉलिसी तय करी जाएगी कि इंडिया के अंदर ब्लेंडेड डीजल कब चालू होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आइसोब्यूटेनॉल वाला ब्लेंडेड डीजल सक्सेसफुल हो भी पाएगा, क्योंकि जो इनिशियल लैब टेस्टिंग्स है ना उनके अंदर कई तरीके की दिक्कतें दिखाई दी हैं इस फ्यूल के अंदर। आइसोब्यूटेनॉल एक ब्रांच चेंज अल्कोहल है, ये भी एथेनॉल की तरह ही शुगर केन, कॉर्न और बाकी कई चीज़ों से बनाया जा सकता है, और क्योंकि एथेनॉल की तरह ही ये भी अल्कोहल बेस्ड है, इसीलिए इसमें कई सिमिलर शॉर्टकमिंग्स है जो हमें एथेनॉल वाले पेट्रोल
पेट्रोल के अंदर देखने को मिल रही हैं या फिर जो क्लेम किया जा रहा है। जैसे कि इनिशियल लैब टेस्टिंग्स में ये पाया गया है कि इसका जो सीटेन नंबर है वो 12 है, वहीं डीजल का है 50। यानी क्योंकि इसका सीटेन नंबर कम है इसीलिए डीजल इंजन्स में इसकी वजह से डिलेड इग्निशन देखा जा रहा है, रफ कंबशन, नॉकिंग और रिड्यूस्ड एफिशिएंसी जैसी कई तरीके की दिक्कतें सामने आई हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि क्योंकि आइसोब्यूटेनॉल की एनर्जी डेंसिटी डीजल से कम होती है इसीलिए इसमें पावर रिडक्शन देखने को मिलता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी खराब होती है। मतलब दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। यानी कि आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडेड डीजल फिलहाल लैब टेस्ट में एटलीस्ट पुरानी डीजल इंजन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आगे चलकर इसका भी कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए उसकी पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जो भी हो, मैं सरकार से बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो आइसोब्यूटेनॉल पर पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही इसको डीजल के अंदर ब्लेंड करना चालू करें और इसका टारगेट सेट करें। और अगर आगे चलकर इसको टेस्टिंग्स वगैरह के अंदर कामयाबी मिलती भी है तो मैं यही चाहूँगा कि ब्रांड्स को बोला जाए कि वो अभी से प्रिपेयर्ड हो जाएं अपनी गाड़ियों को लेकर, ताकि अगले 5 से 6 साल बाद आने वाले ब्लेंडेड फ्यूल के लिए भी ये गाड़ियाँ आज की गाड़ियाँ तैयार हो जाएं। क्योंकि आज की डेट में सड़कों पर जितनी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं ना, उनसे भी ज़्यादा डीजल वाली गाड़ियां हैं और डीजल पे सिर्फ कार्स ही नहीं ट्रक्स भी चलते हैं और जो ट्रक्स होते हैं वो देश को चलाते हैं। ऑल्सो सरकार से मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि जब भी ये ब्लेंडेड डीजल मिलना चालू हो इंडिया के फ्यूल पंप्स पे तो इसके प्राइसेस में भी कटौती करी जाए, क्योंकि E20 पेट्रोल के साथ हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। जबकि बोला गया था कि एथनॉल मिलने के बाद पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी क्योंकि एथनॉल की खुद की कॉस्ट कम होती है, लेकिन ऐसा हमें ऑन ग्राउंड देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से भी इंडिया के लोग नाखुश दिखाई देते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी जरूर फॉलो कर लो, एक से एक रील डालता हूँ वहाँ पे। ठीक है, चलो बाय।